हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ क्या होगा या उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ठीक ऐसी ही टॉपिक हमने क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल या काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो देखिए, इससे पहले हम उसे कहते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि अपवर्ड फेस कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपके पास कोई एक चार्ज क्यों है, मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास एक कोई स्मॉल चार्ज प्लस क्यों है और इसको मैं v वेलोसिटी से इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या दी? v दी, जो कि कौन से एक्सिस में है? x एक्सिस में है। आप ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें लेट करता हूँ। लेट दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? x है। और इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी मैं कंसिडर करता हूँ दिस डिस्टेंस इज y। ये आपकी कौन सी डिस्टेंस है? y है। कहाँ से है? यहाँ बेस से लेकर। तो आपके प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली हम इसको क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं सीधा थ्रो करता हूँ तो इसमें जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी वो कौन सी एक्सिस में दी? एक्स एक्सिस में दी। क्या यहाँ पास ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसको सीधा थ्रो कर रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज़ करना है जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ लिया है। और जैसे वहाँ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए दोनों अलग अलग इक्वेशंस पे हम डील करते थे, वैसे ही यहाँ भी हम एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन लगाएंगे सेम चीज़, और सेम क्या करेंगे? वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशंस लगा के सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस शो करती हैं। क्या शो करेंगी? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका चार्ज है, यहाँ पास आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करके रखा है? निग्लिजिबल करके रखा है। केवल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज के पाथ को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कंसीडर करेंगे? निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। यहाँ जो भी एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो चार्ज पे भी ये क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता? फोर्स लगता। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए दोनों अलग तरह के लिए क्या लूँगा? इक्वेशंस लूँगा। एक तरफ मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूँ वाई एक्सिस के लिए। अगर मैं कह दूं गिवन की बात करें तो देखिए, आपको गिवन में क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, कंसीडर कीजिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी जो मिलेगी दैट इज v। एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v है। या इसको मैं लिखना चाहूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ux इज इक्वल टू v। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए आपको क्या मिली? v मिली। वैसे ही आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर एक्सीलरेशन की बात करूँ तो ये आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया? 0। जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सीलरेशन आपका एक्स एक्सिस में क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कंसीडर मैं करता हूँ कि एक्स एक्सिस, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? t लगा। तो टाइम t एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए क्या होगा? सेम ही होगा। अब मैं वाई एक्सिस की अगर बात करूँ तो वाई एक्सिस के लिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या आपने चार्ज पार्टिकल को कोई वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दी है? तो बिल्कुल नहीं दिया आपने। तो वी वाई, या फिर हम इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ से दिखाएंगे यू वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 0। लेकिन ध्यान से देखना, आपका सामने की तरफ एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 था, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ देखो, ऊपर की तरफ कुछ एक्सीलरेशन होगा और वो एक्सीलरेशन क्रिएट किया जाएगा इस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ इस चार्ज पार्टिकल के क्या लगाएगा?
एक्सेलरेशन लगाएगा। तो देखिए यहाँ अगर मैं ए वाई की बात करूँ तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम मानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की तरफ, ये कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू लग रहा है E इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का आप क्या है क्यों, तो फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, तो E इंटू क्यू क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, लेट कंसीडर कीजिए कि ये जो आपका चार्ज है इसका मास क्या है m, जो चार्ज पार्टिकल आपने थ्रो किया है इसका मास क्या है m। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, E इंटू क्यू। तो सेम यहाँ से आपको ए एक्सीलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज ई क्यू डिवाइडेड बाई m। आपने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। अब यहाँ आपने फोर्स की वैल्यू क्या रख दी, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये जो भी एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन आपका कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन आपको यहाँ क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ जो ए वाई की वैल्यू आई दैट इज ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। आपको ये देखिए 2 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपने गिवन से देख लिया कि भैया आपको जो ये वैल्यूज़ मिली, एक वैल्यू मिली एक्स एक्सिस के लिए और एक वैल्यू मिली आपकी वाई एक्सिस के लिए। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का आप यूज़ करेंगे और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमको इनके पाथ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो देखिए यहाँ वी नो दैट S इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, इक्वेशन होती है, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है। और यही सेम इक्वेशन आप किसके लिए लगाएंगे, वाई एक्सिस के लिए भी लगाएंगे। तो देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए देखूं तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो कितनी है, एक्स कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो एक्स आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको x इज इक्वल टू वी इंटू टी। या यहाँ से आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई, x इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो t इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x बाई वी, t इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा x बाई वी। अब देखिए यही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप y एक्सिस के लिए आप लगाएंगे। तो यहाँ देखिए y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितनी है, y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है, 0, टाइम कितना लग रहा है t प्लस 1/2, ए एक्सीलरेशन y एक्सिस का कितना है आपका, e क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू टाइम आपकी वैल्यू क्या रखेंगे, t स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट में आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी 1/2 e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू t की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन से निकालें, x एक्सिस की इक्वेशन से, तो ये क्या मिल जाएगा, x बाई वी। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा x बाई वी और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए जो y इक्वेशन की वैल्यू आई, y इज इक्वल टू मिला आपको 1/2 ई क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये क्या है आपको, y डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है चार्ज पार्टिकल की। तो y एक्सिस में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है y इज इक्वल टू 1/2 ई क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने पे आपको ये मिलेगा कि यहाँ देखिए y एक्सिस में बाकी ये जो आपके इक्वेशंस में आए हुए 1/2 ई क्यू एम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है तो v की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, वो क्या है, x है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए हम लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में क्या मिला, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाती है पैराबोला की। यहाँ क्या हुआ, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी गेट
y is directly proportional to the x square, and this is the equation of parabola. This is the equation of parabola. मतलब कि जो आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा, हेंस मैं लिख सकता हूं यहां, हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. आपका जो पाथ मिलेगा, ट्रेजेक्ट्री मिलेगी, वो कैसी मिलेगी? पैराबोलिक. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं पैराबोला बनाना चाहूँ और कैसा, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का, तो ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या हो जाएगी? y एक्सिस हो जाएगी और ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगी. तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे आएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा. तो ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा ऐसे जाएगा और इसका कुछ ऐसा पाथ होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको आप कंप्लीट पैराबोला बनाओगे तो इधर से ये क्या होगा? ऐसे आएगा. तो इसका जो भी पाथ होगा ये सीधे जाके ऊपर की तरफ जाएगा, y एक्सिस की तरफ जाएगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा? पाथ हो जाएगा. तो आपसे पूछे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में थ्रो करते हो और वहाँ आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निग्लिजिबल कंसीडर करते हो, तो जो उसका पाथ होगा दैट विल बी पैराबोलिक. आपका पाथ क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा. तो यहाँ ध्यान से देखिए, पाथ आपको क्या मिल जाएगा? पैराबोला. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी चार्ज पार्टिकल की किसी इंस्टेंट टाइम पे आप बताइए वेलोसिटी क्या होगी, हम उस चीज़ को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पूछ ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ कंसीडर कीजिए कि आपका ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा था. यहाँ पास इसकी वेलोसिटी को हम क्या बोल लिए? वी नेट कर लिए. तो कहीं पास भी आप देखेंगे तो इसके पास वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हैं. एक वेलोसिटी आपकी x एक्सिस में है, दूसरी वेलोसिटी आपकी y एक्सिस में है. मतलब चार्ज पार्टिकल जो चल रहा है x एक्सिस के साथ साथ y एक्सिस में चल रहा है, तभी तो इसका ग्राफ क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है. इसके पास वेलोसिटी x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है. तो यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से हम वही चीज़ें लिखेंगे कि भाई हम एक बार इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे? x एक्सिस के लिए लगाएंगे. दूसरी बार इक्वेशन हम किसके लिए लगाएंगे? y एक्सिस के लिए लगाएंगे. ध्यान से देखिए, x एक्सिस में हमने क्या कहा था? इनिशियल वेलोसिटी फॉर x एक्सिस आपके लिए क्या थी? v थी. इनिशियल वेलोसिटी फॉर x एक्सिस आपके लिए क्या थी? v थी. लेकिन एक्सीलरेशन देखा जाए x एक्सिस के लिए क्या था? 0 था. y एक्सिस में देखें तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर y एक्सिस आपकी क्या थी? 0 थी. लेकिन एक्सीलरेशन आपका y एक्सिस में था, जिसकी वैल्यू थी EQ डिवाइडेड बाई m. अगर टाइम कंसीडर करें, दोनों तरफ टाइम आपको क्या लग रहा है? टी टाइम तक आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था. तो यहाँ देखिए, मैं अगर वी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो v इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ लिखना चाहें वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी. तो x एक्सिस के लिए आप जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो v x इज इक्वल टू u की वैल्यू देखिए, u x की क्या है वैल्यू? v है, प्लस एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी v x इज इक्वल टू v. ठीक है. अगर हम v y के लिए निकालें, वेलोसिटी इन y एक्सिस के लिए निकालें, तो v y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u y प्लस ए वाई इंटू टाइम टी. तो वी वाई की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, यू वाई आपका कितना है? 0, प्लस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे ई क्यू डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा एम. टी टाइम की वैल्यू आप यहाँ क्या लिख लीजिए? टी टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी. तो वी वाई की वैल्यू आपको जो यहाँ मिलेगी दैट इज़ वी वाई इज इक्वल टू ई क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू टी. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस. तो ये x एक्सिस की वैल्यू हो गई, ये y एक्सिस की वैल्यू हो गई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी v की. लेकिन v नेट की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, v नेट जो ये है आपका, ये रिजल्टेंट है. तो v नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v नेट इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। कैसे आई, आप क्या लगाएंगे, वेक्टर एडिशन लगाएंगे या रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी नेट की वैल्यू मिलेगी रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, आप पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा वी नेट इज इक्वल टू वी एक्स एक्सिस की वैल्यू है वी स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू है ई क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की। अच्छा, इतना तो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, एंगल पूछ लिया, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस से ये चार्ज पार्टिकल का एंगल कितना था, बीटा था। एक्स एक्सिस से चार्ज पार्टिकल का एंगल कितना था, बीटा था। तो यहाँ देखिए, अगर मैं कभी भी टेन बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं सीधे से यहाँ लिख सकता हूँ टेन बीटा और टेन बीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट विल बी वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से अगर कभी एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, या इसकी वैल्यू आप लिखना चाहो तो वी वाई की वैल्यू आप रख देंगे ई क्यू टी डिवाइडेड बाई एम, और वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो ये वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ई क्यू इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपने क्या देखा, आपने कहा चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली थ्रो किया था, इसको हमने देखा ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, तो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस का यूज़ किया। एक्स एक्सिस के लिए अलग उनकी वैल्यूज़ रखी, जो भी उनकी वैल्यू मिली, और वाई एक्सिस के लिए हमने एक अलग इक्वेशन रखी, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला दैट विल बी वी नेट। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको रखना वी नेट इज इक्वल टू रूट वी स्क्वायर प्लस ई क्यू टी डिवाइडेड बाई एम, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि भाई आप चार्ज पार्टिकल को कहाँ थ्रो कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए, आप इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि मान लीजिए कि आपको टाइम पीरियड की बात कहें, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक पेंडुलम था जिसका मास क्या है m, और इसकी लेंथ जो है दैट इज़ l। लेंथ क्या है, l। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का आपने देखा था, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी। क्लास 11th में आपने पढ़ा था। अच्छा, तो ये क्या था, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। तो यहाँ ध्यान से देखिए, L क्या होती है, इस रस्सी की डिस्टेंस होती है जो कि कांस्टेंट होगी। यहाँ जो चेंज होने वाली चीज़ है दैट इज़ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ आपसे कहेगा कि मान लीजिए आपको एक यही सेम पेंडुलम को चार्ज कर दिया गया, मतलब ये जो m मास का बॉब है इसको चार्ज कर दिया गया। अब इस पर क्या आ गए, चार्ज आ गए। ये आपका चार्ज बॉडी हो गई। ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। इस चार्ज्ड बॉडी को कहाँ रख दिया गया, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। देखिए यहाँ ध्यान से, अब ये बॉडी कैसी कर दी गई, चार्ज। चार्ज में भी मैंने अभी इसको कैसा चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज किया है। इसे मैंने रख कहाँ दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। अब कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ देखना, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपल सा देखिए, जो इसका प्रीवियस फार्मूला था उसी से एक नया फार्मूला आपको बनाना है। वहाँ केवल क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l, इतनी चीज़ें तो कांस्टेंट होंगी, डिवाइडेड बाई g को आपको क्या लिखना है, g इफेक्टिव लिखना है। क्या लिखोगे, g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आप इसको चार्ज करोगे और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस करोगे तो इसमें एक और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। जो ये फील्ड लाइंस हैं ये इस पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले इस सिचुएशन में केवल एक फोर्स लग रहा होता था जो नीचे की तरफ इसके मास के कारण क्या लग रहा होता था, mg फोर्स, जिसको हम कह सकते थे ग्रेविटेशनल फोर्स।
इससे पहले केवल इसके पास मास होता था। अब यहाँ मास के साथ साथ इसके पास और एक दूसरी सिचुएशन आ गई, जिसको क्या कह दिया कि भाई इसका मास तो है ही, मास के साथ इसके पास चार्ज भी हैं, और उन चार्ज की वैल्यू कह दिया गया, लेट सपोज चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यों है। एम मास के बॉब को क्यों चार्ज दे दिया गया और इसको रख दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अब यहाँ दो फोर्स एक्ट करेंगे, ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्स। पहले की सिचुएशन ये थी, अब ये देखना ये थीटा एंगल पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। क्यों, ध्यान से देखना, इस सिचुएशन में नीचे की तरफ केवल फोर्स क्या लग रहा था, mg। इस सिचुएशन में केवल नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा था, mg। लेकिन इस सिचुएशन में ध्यान से देखना, जैसे ही आप यहाँ प्लेस करोगे तो mg तो नीचे की तरफ आपका एक्ट करेगा ही, एक फोर्स mg तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही, साथ ही अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में एक फोर्स और एक्ट करेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज E इंटू क्यू। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, F इज इक्वल टू आपका होगा E इंटू क्यू। तो ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इस बॉब में एक्ट करेगा। तो ध्यान से देखना, तो इसकी कुछ ये सिचुएशन होगी। अब टाइम पीरियड की बात करेगा तो टाइम पीरियड ध्यान से देखना, टाइम पीरियड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक देखना, एक एक्सिलरेशन इस फोर्स के कारण बनेगा, दूसरा एक्सिलरेशन इस फोर्स के कारण बनेगा। यहाँ ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जो एक्सिलरेशन लग रहा था वो लग रहा था एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। अगर मैं इसको कह दूँ ये एक सक्सेस में एक और एक्सिलरेशन लगने लगा, वो क्या था, एक्सिलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सिलरेशन ड्यू ऑन द चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए एक्सिलरेशन अगर मुझे निकालना है, इस बॉब का मास m है तो m इंटू ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू क्यू। तो यहाँ देखिए ए एक्सिलरेशन जो यहाँ मिलेगा दैट विल बी E क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, m। तो आपका जो एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जो फोर्स लगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। पहले जो एक्सेलरेशन लग रहा था नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ दो एक्सेलरेशन लगेंगे और इन दो एक्सेलरेशन का जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा उस रिजल्टेंट की वैल्यू आप लिखेंगे, इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी आपकी ये होगी इस तरफ, ये होगी आपकी जी इफेक्टिव। इसको आप क्या बोलोगे, जी इफेक्टिव। ध्यान से देखो, इस जी इफेक्टिव की वैल्यू आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रूट ऑफ स्मॉल जी स्क्वायर प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वैल्यू किस चीज़ की, जी इफेक्टिव की। अब इस जी इफेक्टिव की वैल्यू को आपको पहले वाले फॉर्मूले में रख देना है, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। यहाँ ध्यान से देखना है कि आपने बॉब को क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। अब चार्ज के कारण एक और फोर्स लगेगा जो किस तरफ होगा, आगे की डायरेक्शन में। अब यहीं ध्यान से समझना, अगर आप इसको निगेटिवली चार्ज करते और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यही होती तब ये बॉब आगे की तरफ नहीं, ये किस तरफ जाता, पीछे की तरफ जाता। इस पे जो फोर्स लगता किस तरफ लगता, इस साइड लगता। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन द चार्ज पार्टिकल आपका क्या हो जाता, पीछे की डायरेक्शन में हो जाता। लेकिन जी इफेक्टिव की वैल्यू आपकी क्या होती, वही सेम होती। तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आई थी दैट इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई एम होल स्क्वायर। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यही सिचुएशन आपकी और दे सकता है। अब इसने कह दिया कि यही सेम पेंडुलम वैसा ही था, इस पे चार्ज भी आपको कैसे दे दिए गए, वैसे सेम दे दिए गए, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिए गए, ठीक है। लेकिन इसने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। अच्छा, मास है तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो किस तरफ लगेगी, जी नीचे की तरफ लगेगी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एक फोर्स मिल जाएगा, और इस फोर्स की वैल्यू जो होगी या एक्सेलरेशन इस फोर्स के कारण ऊपर की तरफ जो आएगा, दैट विल बी ई क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। आप इसको ध्यान से देखो, कैलकुलेट कर लो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई रूट एल बाई, अगर यहाँ चार्ज पे चार्ज भी दे दिया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव। क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव। ध्यान से देखो, अब मैं इस पे जी इफेक्टिव की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ देखो जी इफेक्टिव कितना लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है, ऊपर की तरफ कुछ फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ ध्यान से देखना, जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी, जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ऊपर की तरफ कितना है, ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी इफेक्टिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई रूट एल बाई, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम। यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपका पहले जी था उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन हम लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन, in this situation time period of pendulum will increase, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले की सिचुएशन में क्या था, इससे पहले की सिचुएशन में नीचे की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही थी, तो जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल डिक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक सेम केस आपका ऐसे और मिल जाएगा कि मान लीजिए यही आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे चार्ज जो है वो कितने दिए गए हैं, क्यों चार्ज दिए गए हैं, एम मास का बॉब है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या कर दिया, डाउनवर्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी हो गई, डाउनवर्ड हो गई। तो ध्यान से देखना, बस आपका फॉर्मूला वही होगा कि टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। याद रखना, जब भी एक से ज़्यादा फोर्सेस आ जाएंगे आपको क्या रखना है, रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट विल बी, यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम कर रहा है, साथ ही देखना पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ धक्का दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपका कितना हो जाएगा, ई क्यू डिवाइडेड बाई एम, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो जी इफेक्टिव आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जी इफेक्टिव आपका क्या होगा, जी प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम। जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ आपका जो नया फार्मूला बन जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड होंगी और पॉजिटिवली चार्ज बॉब होगा, तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई आपका एम। तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान से रखना है, आपको केवल क्या याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है ऐसे कि भैया यहाँ जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा था, बॉब पॉजिटिव है, तो नीचे की ही डायरेक्शन में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी ई क्यू डिवाइडेड बाई एम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज को धक्का दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे की ये वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड से ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल डिक्रीजेस, पेंडुलम विल डिक्रीजेस।
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या हो गया, हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि भैया आपका ये चार्ज बॉब है, इस पे चार्ज कितने हैं, क्यों हैं, ये पहली सिचुएशन थी। ये थीटा एंगल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया जैसे ही हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। अच्छा, इस पे चार्ज कितने हैं, चार्ज क्यों हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसने कह दिया कि जिस धागे पे ये लटका हुआ था या जिस धागे पे इसको आपने हैंग किया था, इसमें कुछ टेंशन आएगी और इस टेंशन टी की आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, ये आपका बॉब था, मान लीजिए यहाँ टेंशन इस पे क्या आ गई, T, इसका मास M है और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान से देखो, मास को देखूंगा तो मास नीचे की तरफ क्या होगा, इसका वेट फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg। नीचे कौन खींचेगा इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वैसे ही देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रही हैं और ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फोर्स लगाएंगी, किस तरफ लगाएंगे, आगे की तरफ लगाएंगी। आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, E इंटू क्यू। आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, E इंटू क्यू। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशंस में बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसकी वैल्यू मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट वैल्यू ये हो जाएगी और ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस E इंटू क्यू स्क्वायर, रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस E इंटू क्यू स्क्वायर। तो आप लिखना चाहें तो टेंशन को देखो, अब ये क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को कौन मैनेज कर रहा है, टेंशन फोर्स मैनेज कर रहा है। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस E इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, और भी आप क्या कर सकते थे, और इसमें आप कर सकते थे कि आप यहाँ पास टेंशन के क्या ले लीजिए, कंपोनेंट ले लीजिए, या फिर मान लीजिए कभी एंगल पूछ लिया तो यहाँ से देखिए, ये पहली सिचुएशन थी, यहाँ से जो एंगल डिफ्लेक्ट हुआ दैट इज़ थीटा। तो टेंशन के अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो देखिए टेंशन के दो कंपोनेंट हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो टी का एक कंपोनेंट ये क्या कहलाएगा, टी कॉस थीटा कहलाएगा, और टी का दूसरा कंपोनेंट ये क्या कहलाएगा, टी साइन थीटा कहलाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखिए तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला mg फोर्स हो जाएगा, टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला EQ हो जाएगा। तो यहाँ से आप इक्वेशन वाइज भी बना सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू जी, वैसे ही टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा E इंटू क्यू। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको एंगल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू टी से टी कट जाएगा, आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ई क्यू डिवाइडेड बाई mg। या फिर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ई क्यू डिवाइडेड बाई mg। तो ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये सीधे सीधे FBD सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो टेंशन टी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला ये आ गया, या फिर आपको इनके बीच का एंगल, डिफ्लेक्शन का एंगल निकालना है तो एंगल की वैल्यू भी इक्वेशन बना के आपको मिल जाएगी। अच्छा देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब देखिए ये कह रहा है ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर रिंग। अच्छा ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है और ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली है और पॉजिटिवली है। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेट मैंने मान लिया इस पे कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। आपको ध्यान हो तो देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसे सर्कुलर रिंग हो गई जिसका रेडियस क्या है, r है, सपोज द रेडियस इज r, तो इसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी, E इज इक्वल टू था KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या आपको याद है
नहीं याद तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, हमने इसका डेरिवेशन भी किया था और हमने ये कहा था कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इसके एक्सियल पोजीशन पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? एक्सियल पोजीशन पे। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके एक्सिस पे ही मिलेगी, ऊपर और नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, या ऊपर नीचे के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को इसने क्या कर दिया था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर मैं देखूं तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या होगी, इस तरफ आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। ठीक वैसे इस तरफ भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर सेंटर की बात करूं, ये इसकी क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी। आगे जाएंगे तो प्लस एक्स की वैल्यू आएगी, पीछे आएंगे तो माइनस एक्स की। ध्यान से देखिए, अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, एक्स की वैल्यू जीरो कर दूं, मतलब अगर मैं सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सेंटर पे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ज़ीरो मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो ई सेंटर की बात करूं, ई सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई। ध्यान से देखो, आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से सेंटर से आगे की तरफ r/√2 डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। वैसे ही सेंटर से इस तरफ भी r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, मैक्सिमम जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपको, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, r/√2। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, r/√2। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो और r/√2 डिस्टेंस पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और r/√2 पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, माइनस क्यों रख दे रहा हूँ, माइनस स्मॉल क्यों चार्ज पार्टिकल रख दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इस माइनस क्यों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करना चाहेगी। यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आगे की तरफ है तो इस पर जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये किस तरफ आना चाहेगा, सेंटर की तरफ आना चाहेगा। अच्छा, जैसे ये इसको खींचेगी फोर्स से तो सेंटर तक आते आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मतलब इस रिंग के खींचने की क्षमता जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तब तक इसको कुछ सर्टेन वेलोसिटी दे देगी और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पास ना रुक के कुछ वेलोसिटी से किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ध्यान से, अगर मैं इसको मान लूँ सेंटर, क्या मान लूँ, सेंटर, ये यहाँ, तो चार्ज पार्टिकल क्यों था, इसको v वेलोसिटी से मान लो क्या किया गया, खींचा गया। यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस पर फोर्स आ जाएगा, ये फिर से कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से ये क्या पहुँचेगा, आगे पहुँचेगा। जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से किस तरफ हैं, आगे की तरफ हैं। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, फोर्स भी मैक्सिमम होगा, तो ये ज़्यादा फोर्स से फिर से इसको किस तरफ धक्का दिया जाएगा, सेंटर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये यहाँ से इस तरफ आएगा, फिर यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो मतलब ये सेंटर के अलोंग आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा। ये सेंटर हुआ, सेंटर से इस तरफ गया, फिर उसके बाद सेंटर की इस तरफ गया, सेंटर से इस तरफ, मतलब आगे पीछे करेगा। और इसी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, या इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज रिंग हो गई, इसके एक्सिस पे अगर आप कोई एक निगेटिव चार्ज रखते हो तो वो निगेटिव चार्ज इसके सेंटर के अलोंग क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अब ऐसा बता दिया गया कि भाई ऑसिलेशन तो करेगा। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या आपको निकालना है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो हम यहाँ लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपको चार्ज पार्टिकल का क्या कैलकुलेट करना है,
टाइम पीरियड। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है पिछला फॉर्मूला टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू होता है 2 रूट L बाई जी इफेक्टिव। T इज इक्वल टू 2 रूट L बाई जी इफेक्टिव। आप सेम यहाँ देखिए, L लेंथ नहीं है तो यहाँ L की जगह हम क्या लेंगे, R रेडियस ऑफ द रिंग, R रेडियस ऑफ द रिंग। तो आपकी ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिखेंगे रूट 2 रूट R बाई, यहाँ जो G इफेक्टिव है तो G इफेक्टिव के रूप में क्या आएगा, पहले तो एक्सेलरेशन हुआ करता था, अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं और इसका लगभग मास क्या करेंगे, निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो इस पर जो एक्सेलरेशन आएगा तो इस G इफेक्टिव को G इफेक्टिव हटा के हम क्या लिख सकते हैं, A एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ज़रा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इस रिंग के द्वारा इस चार्ज पे क्या निकाल लेना है, फोर्स निकाल लेना है। और देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि ये जो आपकी सर्कुलर रिंग है इस पे चार्ज कितने हैं, कैपिटल क्यू हैं। तो ध्यान से देखो, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। ए आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए एक्सेलरेशन विल बी, A इज इक्वल टू मिल जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, A एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए A एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगी के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो मल्टीप्लाई होने पे हम इसको लिखते हैं 2 रूट, ये वैल्यू आप ऊपर रख देंगे तो ये हो जाएगी m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट मिल के आएगा दैट विल बी 2 रूट, ये इसको मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो ये क्या होगा, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के लिए आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। देखिए इसको आप नोट करेंगे, ये होगा आपका टाइम पीरियड। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आपको यहाँ सिंपल सा ये देखना है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो हम अपोजिट चार्ज रखते हैं, नेगेटिवली चार्ज रखेंगे। तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो उसके अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग, सेंटर के अलॉन्ग क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो हम कैसा चार्ज रखते, पॉजिटिव चार्ज रखते, तो ये क्या करता, ऑसिलेशन करता, और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। अच्छा चलिए ठीक है, ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी और उनको स्टोर करने के लिए जो हम कैपेसिटर नाम की डिवाइस बनाते हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।